Hello. Hello everyone. Am I audible and visible to all? Hello everyone and a very good morning to all of you. So कैसे हैं सभी लोग? How is everyone? बढ़िया, बहुत अच्छे. Excited आज के सेशन के लिए? I hope yes. सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं. चलिए, तो आज का सेशन एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं. Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलें, स्टार्ट करें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज सैटरडे है. सैटरडे को आपकी ग्रामर ग्रंथ की क्लास होती है. तो आज हम उसी में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 2 करने वाले हैं और एकदम ग्रामर को बेसिक से पढ़ने वाले हैं. तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. आई होप सभी को याद हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आज के सेशन में कॉन्सेप्ट नंबर 8 से स्टार्टिंग करने वाले हैं. मैं आपको 3 सेंटेंसेस लिख के दे रही हूँ. आप लोग मुझे बताएंगे वहां पे इज आएगा या आर आएगा. मैंने लिखा 1/3 ऑफ पीपल डैश सैटिस्फाइड. इसको थोड़ा सा डार्क टोन में कर लेती हूँ मैं. 2/3 of people dash satisfied. 1/3 of city dash happy. 2/3 of city dash happy. बताओ कहाँ इज लगाऊं, कहाँ आर लगाऊं, सभी लोग बताएंगे. अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे भी आर आएगा, सेकंड वाले में भी आर आएगा, थर्ड वाले में इज आएगा और फोर्थ वाले में इज आएगा, तो आप क्या कहेंगे? इतने सारे लोगों का गलत हो गया. चलो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इन क्वेश्चंस पे दोबारा आएंगे. तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हम किसी के फ्रैक्शन की बात करते हैं, ये 1/3 2/3 क्या है? ये फ्रैक्शन है. या फिर जब हम किसी भी चीज के परसेंटेज की बात करते हैं, 10%, 20%, 30%, तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं या जब भी हम किसी चीज़ के परसेंटेज की बात करते हैं, हमेशा जो वर्ब होती है वो किसके हिसाब से आती है? हमेशा जो वर्ब होती है वो आती है उस होल के हिसाब से. मतलब जिस चीज़ का वो फ्रैक्शन होता है या जिस चीज़ का वो परसेंटेज होता है, वर्ब जो है उसके हिसाब से आती है. तो ये 1/3 किसका है? पीपल का 1/3 है. तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? पीपल के हिसाब से आएगी. ये 2/3 किसका 2/3 है? पीपल का 2/3 है. वर्ब किसके हिसाब से आएगी? पीपल. पीपल प्लूरल है इसलिए क्या लगाया? आर लगाया. ये 1/3 किसका है? शहर है. शहर सिंगुलर है तो उसका 1/3 भी सिंगुलर ही होगा.
तो वर्ब किसके हिसाब से आई, शहर के हिसाब से आई। वर्ब किसके हिसाब से आई, सिटी के हिसाब से। तो जब भी आप किसी फ्रैक्शन की बात करोगे या किसी भी परसेंटेज की बात करोगे, वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगी, इसको नियरेस्ट वर्ड भी कह सकते हो, या फिर जिस चीज का वो फ्रैक्शन है। इस कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्लियर सभी को? चलो अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 9 कहता है कि जब भी हम किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप को शो करता है। किसको शो करता है? ग्रुप को शो करता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो जब भी हम किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से पहले बताती हूँ, आप लोग मुझे बताना कहाँ पे इज आ रहेगा, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। कॉन्सेप्ट कलेक्टिव नाउन का है। मैंने लिखा द टीम डैश प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट। आपको बताना है इज आएगा या आर आएगा। द टीम डैश फाइटिंग among themselves. The audience dash taking seats. The audience dash watching the movie. The army dash shouting the slogan. चलो गेम खेलते हैं इज़ार वाला फिर से। जल्दी जल्दी बताइए आपको क्या लग रहा है, कहाँ एज आएगा, कहाँ आर आएगा? यहाँ एज आएगा, यहाँ आर आएगा, यहाँ भी आर आएगा, यहाँ एज आएगा, यहाँ एज आएगा। चलो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे ये जो टीम है, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये सारे के सारे क्या हैं आप? ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। अब कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कलेक्टिव नाउन के सारे लोग मिलके एक ही चीज पे काम कर रहे होंगे, जैसे पूरी पूरी टीम असाइनमेंट बना रही है, एक ही असाइनमेंट है जो बन रहा है। अगर कलेक्टिव नाउन के लोग, कलेक्टिव नाउन के अंदर जो लोग हैं वो एक ही चीज पे काम कर रहे होंगे, तो वो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सारी की सारी ऑडियंस एक ही मूवी को देख रही है, तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई। सारी की सारी आर्मी एक ही स्लोगन पे चिल्ला रही है, सारी की सारी आर्मी, चलो स्लोगन पे भी चिल्ला रही है बट सेम चिल्ला रही है, एक ही काम कर रहे हैं, वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई। तो जब भी कलेक्टिव नाउन एक ही चीज पे काम कर रहा होगा या एकजुट होके काम कर रहा होगा, तो वो सिंगुलर वर्ब को लेगा। लेकिन 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 अगर ये लोग अलग अलग काम करेंगे, अपने आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कोई अपने आपस में लड़ रहे हैं मतलब एकजुट होके काम नहीं कर रहे, वर्ब कैसी आई? प्लूरल आई। ऑडियंस एक ही सीट पे तो बैठेगी नहीं, अलग अलग सीट पे बैठेगी, अलग अलग चीजों पे काम हो रहा है, मतलब वर्ब कैसी आई? प्लूरल आई। तो क्या कॉन्सेप्ट नंबर 9 सभी को क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट नंबर 9 कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन की यूनिट्स, कलेक्टिव नाउन के अंदर जो यूनिट्स हैं, अगर वो यूनिफाइड हैं और वो एक ही चीज पे काम कर रही है, दे आर वर्किंग ऑन वन थिंग, तो हम इस कलेक्टिव नाउन को क्या मानते हैं? तो उस केस में हम इस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते हैं और इसके आगे जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। लेकिन अगर यही कलेक्टिव नाउन के यूनिट्स किस चीज पे काम करें? अलग अलग चीजों पे काम करें, प्लूरल थिंग्स पे काम करें, इनके बीच में डिफरेंसेस हों,
या फिर ये डिफरेंट थिंग्स पे काम करें। तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? तो उस केस में इनके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मुझे आंसर बताना फटाफट। द ज्यूरी डैश यूनानिमस। यूनानिमस मीन्स सबकी सोच एक ही है। यूनानिमस का मीनिंग क्या होता है? यूनिटी इन माइंड। जूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस। तो जजेस सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। और यही मैंने एक और सेंटेंस दिया, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड। ज्यूरी बटी हुई है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ इज आएगा, कहाँ आर आएगा? फर्स्ट वाले में इज आएगा। यूनानिमस का मीनिंग है यूनाइटेड है, एक ही है। डिवाइडेड का मीनिंग है बटी हुई है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो सेकंड वाले में क्या आया? राइट, सेकंड वाले में आर। कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि ज्यूरी कलेक्टिव नाउन था, ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। सो दिस वाज कॉन्सेप्ट नंबर 9। आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10 पे। लेट्स मूव टू कॉन्सेप्ट नंबर 10। कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट नंबर 10 कह रहा है कि हमेशा ना वर्ब के सब्जेक्ट को ढूंढने की आदत बनाओ। ये मैं आपको एडिटोरियल क्लासेस में भी बहुत बार करवाती हूँ कि जरूरी नहीं होता कि वर्ब का सब्जेक्ट सबसे पास वाला ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ब का सब्जेक्ट सबसे पास वाला ही हो सकता है वर्ब का सब्जेक्ट दूर हो। तो वर्ब जिसके लिए आई है वो सब्जेक्ट होगा, तो उसको ढूंढना सीखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स डैश रिक्वायर्ड। इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है तो मैम हम आर लिख देते हैं। नहीं, सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, सब्जेक्ट्स की नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? नॉलेज है। तो यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, आर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट्स इज रिक्वायर्ड। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दैट ही स्टडीज फॉर 2 hours डैश कमेंडेबल। ये बात बहुत तारीफ के लायक है कि वो 2 घंटे पढ़ता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 2 hours नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? कि वो ये बात कि वो 2 घंटे पढ़ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 hours नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये बात कि वो 2 घंटे पढ़ता है, ये बात तारीफ के लायक है। तो जब भी कोई चीज दैट से स्टार्ट हो जाएगी तो पूरा का पूरा फ्रेज ही सब्जेक्ट होगा और वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? इज लगाया कि ये बात तारीफ के लायक है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, स्टडिंग फॉर 5 days डैश मैंडेटरी। बताओ, इज लगाऊं या आर लगाऊं? 5 दिन पढ़ना मैंडेटरी है। बताओ सब्जेक्ट कौन है? 5 दिन जरूरी है या 5 दिन पढ़ना जरूरी है? 5 दिन पढ़ना जरूरी है। स्टडिंग इज द सब्जेक्ट। तो क्या आया? इज आया। तो कभी भी वर्ब को नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगाते, वर्ब को उसके एक्चुअल सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। और यही बात कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 10। क्लियर है सभी को? एवरीवन, यस और नो? चलो अब आ जाते हैं आज के आखिरी कॉन्सेप्ट पे। इसके बाद क्वेश्चंस ही करेंगे, डोंट वरी बेटा। इसके बाद मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उसके सारे के क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स मूव टू कॉन्सेप्ट नंबर 11 विच इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, और शगुन वाला कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट कहता है 5 चीजों के लिए कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? पहली है वेट, दूसरा है हाइट, तीसरा है डिस्टेंस। टेबल भी बनाएंगे, डोंट वरी, विल मेक द टेबल ऑल्सो। चौथा है स्पीड, एंड द फोर्थ इज मनी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? सम कह सकते हैं, रुपीस कह सकते हैं।
चलो, जब इनको आप एक यूनिट की तरह, या यूनिट से इंपॉर्टेंट चीज, एक अमाउंट की तरह या एक पर्टिकुलर थिंग की तरह यूज करोगे तो वर्ब कैसी आएगी इनके साथ? तो वर्ब सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने आपको 4 सेंटेंसेस दिए, ध्यान से देखना। 20 kilograms dash his weight। तो ऐसा लग रहा है किलोग्राम्स लिखा हुआ है तो आर लगा दूं, लेकिन आर नहीं आएगा। ये 20 किलोग्राम्स पूरा का पूरा एक वेट है, ये एक कह सकते हैं एक चीज है, इतना उसका वेट है, तो यहाँ पे हिज आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। 5 miles dash the distance between my house and office। मेरे घर और ऑफिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक यूनिट है, वो यूनिट कितनी है? 5 माइल्स। तो ये पूरी की पूरी एक यूनिट की तरह यूज हुआ है, तो माइल्स की वजह से आप आर मत लगा देना, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। 5 miles is the distance between my house and office। तो जब भी इन पांचों चीजों को आप एक यूनिट मानोगे और वो चीज एक ही चीज की तरह यूज हो रही होगी, तो आप वर्ब कैसी लगाओगे? उस केस में जो आप वर्ब लगाओगे वो सिंगुलर लगाओगे। कोई परेशानी? चलो, तो बचपन में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना, वो सारे अब हिल रहे होंगे क्या कि मैम प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब आती है? नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्कूल्स में। एंड आई थिंक स्कूल्स में, आई डोंट नो ये क्यों नहीं पढ़ाते हैं ग्रामर पढ़ाते समय। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बेसिक टॉपिक है कि कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा। मैंने तो स्कूल में नहीं पढ़ा था, आई थिंक आप लोगों ने भी स्कूल में नहीं पढ़ी होगी ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लूरल वर्ब कब यूज होगी इनके साथ। इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है जब हम इन यूनिट्स को ब्रेक करते हैं। जब हम इन यूनिट्स को क्या करते हैं? जब हम इन यूनिट्स को ब्रेक करते हैं तो हम इनके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो कैसी होती है? तो उस केस में जो हम वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या है? 20 rupees dash spent on biscuits and chocolates। तो 20 रुपये को खर्च किया गया बिस्किट पे और चॉकलेट पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन कर दिया कि कुछ पैसे को बिस्किट में स्पेंड किया, कुछ पैसे को चॉकलेट में स्पेंड किया। डिवीजन किया तो क्या आया? आर आया। ऐसा तो नहीं 20 रुपये में बिस्किट और चॉकलेट दोनों, कुछ चॉकलेट का पैसा होगा, कुछ बिस्किट का पैसा होगा, तो आर। मैंने लिखा 5 miles dash covered by foot and by car। 5 मील कुछ पैदल चल के कवर की, कुछ गाड़ी से कवर करी। तो इन 5 माइल्स को डिवाइड कर दिया कि कुछ पैदल चल के कवर किया, कुछ गाड़ी से कवर किया। क्या लगाया? आर। तो जब भी हम इन यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं तो उस केस में जो हम वर्ब लगाते हैं वो कैसी हो जाती है? उस केस में जो हम वर्ब लगाते हैं वो हमारी प्लूरल हो जाती है। क्या सारा के सॉरी ऑन फुट आएगा, माय मिस्टेक। ऑन फुट, बाय फुट कुछ नहीं होता है, इट इज ऑन फुट। हाँ, क्या समझ आया सभी को? क्या 11 के 11 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? अब एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए एक टेबल बना लेते हैं, है ना? तो लेट्स फॉर्म अ टेबल। वैसे मेरे पास यहाँ पे टेबल बनाने का ऑप्शन नहीं है, तो अभी थोड़ी सी टेबल आपको हो सकता है प्रॉपर लाइन से ना मिले, बट मैं आपको एक अच्छी टेबल बना के फिर से शेयर भी कर दूंगी। अभी के लिए सीख लेते हैं टेबल बनाना, क्योंकि यहाँ पे बस स्ट्रेट लाइन बनाने का ऑप्शन नहीं है, बट कोई बात नहीं। क्या करेंगे?
कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलो, पहला कॉन्सेप्ट था एंड का, दूसरा कॉन्सेप्ट किसका था, और ईदर। इसको अलग अलग उसमें लिखते हैं, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं टेबल, 1 मिनट रुको। एक पेज पे पूरी टेबल नहीं आएगी, बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट एंड का था, दूसरा कॉन्सेप्ट था और का, ईदर और का, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तीसरा कॉन्सेप्ट था एज वेल एज, विद, बिसाइड्स, टुगेदर विद, इन सब का। फोर्थ कॉन्सेप्ट था ईच, एवरी, ईदर और नीदर का। पहले ये 4 कॉन्सेप्ट्स करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंगुलर वर्ब आएगी क्या, प्लूरल वर्ब आएगी क्या, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, क्या कोई एक्सेप्शन है। चलो बताते हुए जाना। एंड के केस में कैसी वर्ब आती है, एंड के केस में प्लूरल वर्ब आती है। एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन कब होता है, जब वो दोनों एक ही चीज को डिनोट करते हैं, तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। इन सब के केस में वर्ब किसके हिसाब से आती है, इन सब के केस में वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। इस सब में वर्ब किसके हिसाब से आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। और इस चारों में वर्ब जो है सिंगुलर आती है। क्या ये पार्ट क्लियर है टेबल का? लाइंस बना दूं? चलो लेट मी मेक द लाइंस, और क्लियर हो जाएगा आपको। इससे आपको पूरी टेबल रट जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे। क्या फर्स्ट 4 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए अच्छे से? कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट 4 पे आते हैं। मैं अपने आप को हटा देती हूँ जरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 4 पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 4। मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, आप दूसरा बनाएंगे, है ना। क्योंकि इतनी प्यारी लाइंस दोबारा नहीं बनेंगी शायद। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 5 किसके को लेके था, रिलेटिव प्रोनाउन को लेके था। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हु, whom, which और that। अगर ये लगे होते हैं तो वर्ब कैसी आती है, तो वर्ब प्लूरल आती है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं लगे होते और वन ऑफ द लिखा होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउंस लगे होते हैं और वन ऑफ द लगा होता है तो उस केस में वर्ब आपकी प्लूरल आती है। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 6 था आपका। कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमने क्या पढ़ा था, अगर अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा होता है या फिर अ नंबर ऑफ लिखा होता है तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। और अगर द नंबर ऑफ लिखा होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट था अगर मैनी अ लिखा होता है या फिर मोर देन वन लिखा होता है
तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। और अगर मैनी लिखा होता है या अ ग्रेट मैनी लिखा होता है तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। समझ आ रही है ना सभी को टेबल? इस टेबल से पूरा का पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है उस सारा का सारा समराइज हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा? अगला कॉन्सेप्ट हमने मिला कि अगर कभी भी फ्रैक्शन लिखा होता है या परसेंटेज लिखा होता है किसी भी चीज का, तो वर्ब किसके हिसाब से आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, या फिर जिस चीज का वो परसेंटेज होता है, जिस चीज का वो फ्रैक्शन होता है उसकी वर्ब आती है, होल की वर्ब आती है। कोई परेशानी? चलो, यहां तक हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 8 तक। आखिरी 3 कॉन्सेप्ट्स क्या थे? आखिरी था अगर कोई कलेक्टिव नाउन होता है, if there is a collective noun, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है अगर सारे लोग एक ही चीज पे काम कर रहे होते हैं, और प्लूरल आती है अगर सारे लोग डिफरेंट चीजों पे काम कर रहे होते हैं। तो इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी अमाउंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, टाइम की बात होती है, तो अगर इन सब में भी वही होता है, वर्ब सिंगुलर आती है अगर हम इनको एक मान रहे होते हैं, और अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो वर्ब कैसी आती है, उस केस में वर्ब प्लूरल आती है। सो दिस वाज द एंटायर टेबल। एक कॉन्सेप्ट वो था कि वर्ब जरूरी नहीं है हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। क्या पूरी टेबल से अच्छे से याद हो गया सभी को? आ नंबर ऑफ के साथ बेटा वर्ब प्लूरल आती है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल आएगी, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। तो बस इस टेबल को अच्छे से ग्रास्प कर लेना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पूरा टॉपिक हो जाएगा। हम हर टॉपिक में ऐसे टेबल की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने टेंसेस ऐसे टेबल से पढ़ा, एक्टिव वॉइस हमने ऐसे टेबल से पढ़ा, नरेशन हमने टेबल से पढ़ा, अब हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी टेबल से पढ़ लिया। यही ग्रामर ग्रंथ का फायदा है कोर्स का, हर टॉपिक को हम टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे। चलो, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो अब जितनी ये सब थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चंस करें। तो लेट्स डू ग्रामर क्वेश्चंस नाउ। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अब तो मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चंस ठीक निकलने चाहिए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। शी डजंट इंजॉय क्लासिकल म्यूजिक, वो क्लासिकल म्यूजिक को एंजॉय नहीं करती। नीदर डज आई, यहाँ पे आई की वर्ब आएगी। आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ, यू के साथ डू लगाते हैं। डज लगाते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, राम के साथ, इन सब के साथ डज लगता है। प्लूरल के साथ आई और यू के साथ डू लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नीदर डू आई। मुझे भी नहीं पसंद। आंसर इज डी। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो। जो पुलिस होता है ना, आपका पुलिस हो गया, कैटल, कैटल मीन्स जितने भी मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं उनको कैटल बोलते हैं। वर्मिन, वर्मिन क्या होते हैं? वर्मिन होते हैं जो वो ऑर्गेनिजम्स जो क्रॉप्स को तबाह कर देते हैं, फसल को उजाड़ देते हैं, उनको बोलते हैं वर्मिन, दैट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ये कलेक्टिव नाउन नहीं होते, इनके साथ हमेशा प्लूरल ही इनको माना जाता है और प्लूरल वर्ब ही आती है। अच्छा, मैं आ जाऊँ स्क्रीन पे अब? हाँ, मैं तो भूल ही गई आना स्क्रीन पे। चलो आ गई। तो इट इज द पुलिस हु हैज नहीं आएगा, हु हैव आएगा। तो पुलिस थी जिसको लगा, हु एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट इन कनेक्शन विद द क्राइम। तो ये पुलिस ही थी जो समझ पाई कि भाई इस क्राइम से लेना देना किस इंसान का
है। सस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ हो, जिसके ऊपर शक हो, उसको बोलते हैं सस्पेक्ट। एप्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है? किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी को समझना भी होता है। एप्रीहेंड वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, अरेस्ट करना भी और समझना भी। यहाँ पे समझना मीनिंग नहीं है, यहाँ पे अरेस्ट कर लेने वाला मीनिंग है। चलो नेक्स्ट, आंसर बताएंगे। ईच स्टूडेंट एज वेल एज लगा हुआ है, एज वेल एज लगा हुआ है तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ईच लगा हुआ है, ईच होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर आती है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा। हर स्टूडेंट और साथ के साथ हर फैकल्टी मेंबर कंट्रीब्यूट करता है वाइब्रेंट मीन्स एनर्जी वाले एटमॉस्फेयर में कैंपस पे। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। ऑडियंस कैप्टिवेट हो गई, कैप्टिवेट मीन्स अट्रैक्ट हो गई, ऑडियंस को बहुत पसंद आई, तो सबको पसंद आई, सबका ओपिनियन सेम है। कैप्टिवेट मीन्स अट्रैक्ट हो गई, सबको पसंद आई मतलब ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में जब सब लोग का ओपिनियन सेम होता है, सब एक ही चीज सोच रहे होते हैं, एक ही चीज पे काम कर रहे होते हैं, तो वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। The audience was attracted by the performance of the talented musicians. Audience को बहुत अच्छी लगी उन musicians की performance. Next, each of the participants लगा हुआ है, each आ गया, each, every, either, neither, सबके साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है? सिंगुलर आती है। तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट्स याद हो रहे हैं सभी को? एज वेल एज लगा हुआ है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सरहा एज वेल एज हर कलीग्स इज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, मीन्स सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। पेशेंस मीन्स सब्र, परसिवियरेंस मीन्स लगातार मेहनत करना। सब्र करो और लगातार मेहनत करते हुए चलो, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, तो क्या आएगा? आर। पेशेंस और परसिवियरेंस दोनों जरूरी हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। सबका सही निकलना चाहिए आंसर। मैनी एन एथलीट, मैनी एन एथलीट वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बहुत अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। किस चीज़ से उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है? कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से। कंसिस्टेंट मीन्स लगातार, तो वो अपने आप को क्या करते रहते हैं? वो अपने आप को लगातार ट्रेन करते रहते हैं। नेक्स्ट, ईच टीम एंड ईच प्लेयर, इसको स्टार्टिंग स्टार मार्क करके करना है इस वाले क्वेश्चन को। जब भी एंड भी हो और ईच भी हो और कोई भी सेंटेंस इस तरीके से हो, ईच टीम एंड ईच प्लेयर या ईच टीम एंड प्लेयर, तो उस केस में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। हर एक बच्चा और हर एक टीचर बहुत कोशिश कर रहा है, मतलब हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। हमेशा याद करना है इस बात को ना, बहुत स्टार मार्क करके लिखिएगा। जब भी एंड और ईच में आए
तो हमेशा हम उसको सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं उसके आगे। आप इसको हिंदी में भी बोल के देख सकते हो, हर एक बच्चा और हर एक टीचर, हर एक टीम और हर एक प्लेयर बहुत मेहनत कर रही है। दैट मीन्स इज आएगा। स्ट्राइविंग मीन्स संघर्ष कर रहे हैं जीत के लिए आने वाले चैंपियनशिप मैच में। तो आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट। मैनी अ फार्मर आ गया, फिर से सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या आएगा, वर्क्स। तो बहुत सारे फार्मर्स हैं, वो बहुत बिना थके मेहनत करते हैं फील्ड्स में, खेतों में, अपनी कम्युनिटीज को सस्टेन करने के लिए। सस्टेन मीन्स कि जिससे कि वो चलते रहें, वो कहीं खत्म ना हो जाए। अगला, अब तो आपको इजी लग रहा होगा, लग रहा है इजी, नहीं लग रहा? आई होप अब तो सबको बहुत इजी लग रहे होंगे ये सब क्वेश्चंस। टिप्स पे आ गए होंगे। 10 मिनट्स ऑफ टाइम आर एलोकेटेड फॉर एवरी पार्टिसिपेंट इंट्रोडक्शन। हर पार्टिसिपेंट के इंट्रोडक्शन के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे, एक यूनिट है तो क्या आएगा, इज एलोकेटेड। तो 10 मिनट दिए जाएंगे हर पार्टिसिपेंट को इंट्रोडक्शन के लिए। अगला, एवरीवन के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगा बेटा, सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगला, हर एथिक्स। एथिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसकी जो ऑनेस्टी है, उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसका जो सही और गलत करने का वो जो है कि वो हमेशा सही काम करती है। बिजनेस प्रैक्टिसेस में देखो, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस आर का सब्जेक्ट कौन है, एथिक्स। और एथिक्स क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। एथिक्स को गिन नहीं सकते कि वो कितना सही डिसीजन लेते हैं, उस चीज को गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। हाईली कमेंडेबल मीन्स तारीफ के लायक है, तो उसके जो एथिक्स हैं वो क्या है, तारीफ के लायक हैं, तो हर एथिक्स इज। मैम मैनी अ या मैनी एन, बेटा आगे के नाउन पे डिपेंड करेगा। अगर मैनी अ बॉय लिखा हुआ है तो मैनी अ बॉय, अगर मैनी एन क्या लिख सकते हैं, एथलीट लिखा है तो मैनी एन एथलीट। इस पे डिपेंड करेगा आगे क्या लिखा हुआ है ये। इसलिए वॉवल से स्टार्ट हो रहा होगा तो एन आएगा, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा तो आ आएगा। चलो नेक्स्ट। सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है, सॉरी यस, प्लूरल वर्ब के साथ नहीं लगता। मैनी अ स्टाफ मेंबर, फिर से अस, मैनी अ स्टाफ मेंबर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वॉज एंथुजियास्टिक, तो बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स फुल एनर्जी के भरे हुए थे एनर्जी से आने वाले प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड एंड कलीग। सेकेंड आर्टिकल, सेकेंड नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लग रहा, इसका मतलब है ये दोनों एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ए एंड द कोई भी आर्टिकल लग रहा होता तो इसका मतलब होता अलग अलग लोग हैं, बट क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं लग रहा, इसका मतलब एक ही इंसान है, वही मेरा फ्रेंड है और वही मेरा साथी है, तो क्या आएगा, हैज। तो मेरे फ्रेंड और कलीग ने, मेरे फ्रेंड ने और मेरे साथी ने मुझे हेल्प दी, असिस्टेंस मीन्स हेल्प दी इस प्रोजेक्ट में। आंसर इज बी। नेक्स्ट, द डेलिशियस। डेलिशियस मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट, तो जो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, टुगेदर विद द फ्रेंडली सर्विस। टुगेदर विद लगा हुआ है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। मील खाना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो मेक की जगह क्या आएगा, मेक्स आएगा। मेक्स दिस रेस्टोरेंट पॉपुलर इन द नेबरहुड, इस रेस्टोरेंट को पॉपुलर बना देता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है, ईच एंड एवरी पर्सन इज क्वाइट। मोर देन वन स्टूडेंट,
वॉज इंटरेस्टेड इन द साइंस फेयर, नो एरर का क्वेश्चन है बेटा, फंस गए ना यहाँ पे इतने सारे लोग। अभी तो बताया था टेबल में मोर देन वन के आगे नाउन भी सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दोनों अपनी जगह सही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अ फ्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, थोड़े से पार्टिसिपेंट्स हैं तो सिंगुलर वर्ब तो आ ही नहीं सकते, थोड़े से लोग आ गए हैं, एक से ज्यादा लोग आ गए हैं, थोड़े से लोग आ गए हैं, तो क्या आएगा, हैव। A few of the participants have already arrived for the workshop, वो लोग वर्कशॉप के लिए आ चुके हैं। नेक्स्ट, योगर्ट एंड डिप इज अ डिलाइटफुल कॉम्बिनेशन, एक ही कॉम्बिनेशन है जो फ्लेवर को अच्छा कर देता है, तो योगर्ट और डिप जो है एक ही कॉम्बिनेशन है, एक ही कॉम्बिनेशन है, मतलब कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आएगा। एनहांसेस द फ्लेवर, तो जो बहुत सारे स्नैक्स के फ्लेवर को अच्छा बना देता है, बढ़िया कर देता है, तो आंसर इज सी, एनहांसेस विल कम, क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन है भाई, दोनों को मिला के एक ही चीज बना दी गई है। चलो नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द चैलेंजिंग टास्क, ज़्यादातर जो चैलेंजिंग टास्क थे जो प्रोजेक्ट के लिए दिए गए थे उनको पूरा कर लिया गया है। तो ये देखो, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नाउन के आगे जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए या V1+ing आ जाए तो ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों के दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। ये खत्म कहाँ होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वर्ब से जस्ट पहले खत्म हो जाती है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गई। तो मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन था, इस वर्ब का सब्जेक्ट था ज़्यादातर चैलेंजिंग टास्क्स, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट था, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय द डेडिकेटेड टीम, टीम ने उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, ईच फ्लावर एंड ईच ट्री इन द गार्डन, फिर से ईच आ गया दोनों जगह। जब भी ईच और एंड में कंपैरिजन हो, प्रायोरिटी किसको मिलती है, हमेशा ईच को मिलती है। ईच के हिसाब से वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एड नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आएगा, एड्स ब्यूटी टू द सराउंडिंग्स। अगला, मोर देन वन अपॉर्चुनिटी, मोर देन वन के साथ अभी हमने पढ़ा नाउन भी सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आती है, क्या आएगा, हैज। मोर देन वन अपॉर्चुनिटी हैज प्रेजेंटेड इटसेल्फ ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, बी। नेक्स्ट, a great many employees, a great many employees are, बहुत सारे employees हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बी। आंसर बताओ। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इस हिस्टोरिकल साइट को विजिट करते हैं समर मंथ्स के दौरान, कोई एरर नहीं है, नो एरर। नहीं एरर है, क्यों नहीं, आ लार्ज नंबर्स नहीं होगा, क्या होगा, अ लार्ज नंबर। आ के आगे तो हमेशा सिंगुलर नाउन आता है भाई, तो इसमें वर्ब तो अपनी जगह सही थी, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे नंबर्स में गलती थी, तो अ लार्ज नंबर विल कम, ए। इतने सारे लोगों ने घोटाला कर दिया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अगला आंसर बताओ। एन ओल्ड एंड अ मिस्टीरियस बुक, ओल्ड तो एडजेक्टिव है भाई,
जो बच्चे कह रहे हैं ई, वो क्या बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दूसरे नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ। ये कोई नाउन नहीं है बेटा, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट सिर्फ किताब है। सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई और पार्ट ऑफ स्पीच कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, किताब के बारे में बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट तो एक ही है, किताब। किताब सिंगुलर है। तो क्या आया वॉज। एक पुरानी और एक बड़ी अजीब सी, बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमयी किताब को बहुत ही डस्टी, धूल भरी शेल्फ पे पाया गया। तो आंसर वॉज सी। महापापी का अवार्ड मिलता है इन बच्चों को। पढ़ के आंसर दो अच्छे से। द फ्लावर्स बिसाइड्स द ट्रीज। बिसाइड्स है, वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। फ्लावर्स प्लूरल है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पेड़ों के अलावा फूल भी इस गार्डन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। सी। नेक्स्ट। अगला आंसर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एफर्ट आर रिक्वायर्ड। एफर्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिन ही नहीं सकते एफर्ट को, तो उसके अमाउंट को भी नहीं गिन पाओगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो इज रिक्वायर्ड, बहुत सारी कोशिश लगानी पड़ेगी इस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आंसर इज बी। अगला, बिसाइड का मीनिंग होता है बेटा के बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ के आगे नाउन भी प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आती है। वर्ड डोनेटेड, बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी को डोनेट की गई कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे। She is one of the talented students who consistently showcases. वन ऑफ द के आगे नाउन प्लूरल आता है, अगर हु विच और दैट लगा हुआ होता है तो वर्ब भी प्लूरल आता है। तो शो केसेस नहीं, शो केस आएगा। वो उन बच्चों में से है, वो जो बच्चे अपनी बहुत ही बढ़िया स्किल्स दिखाते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में। तो शो केस। आंसर इज सी। नेक्स्ट, दिस बुक इज वन ऑफ द नॉवेल्स। वन ऑफ द नॉवेल्स है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, सॉरी नाउन भी प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो बिल्कुल सही है, नो एरर। फिर घोटाला कर दिया आप लोगों ने, अभी तो पढ़ा टेबल में बेटा। वन ऑफ द हो, उसके आगे नो एरर में ही घोटाला कर रहे हो आप लोग। प्लूरल नाउन हो, अगर दैट, हु, विच, होम कुछ भी लगा हुआ हो तो वर्ब भी कैसी आती है, वर्ब भी प्लूरल ही आती है। तो ये उन नॉवेल्स में से एक किताब है जिसको बहुत प्रशंसा मिली है उसके बहुत ही यूनिक कहानी सुनाने वाले स्टाइल को के लिए। हाँ, वहाँ पे एफर्ट्स भी कर सकते थे। अगला, ये देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस आर का सब्जेक्ट कौन है, परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, सिंगुलर है। तो क्या आया इस। तो द परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सर्वे कंप्लीट किया, बहुत ही बढ़िया है। डी पार्ट इज इनकरेक्ट। आखिरी 5 सवाल, सभी के लिए। बेटा टेंसेस का पार्ट 4 और एक्टिव पैसिव का पार्ट 4 सेम ही है, तो दिया हुआ है आपको ग्रंथ में, अच्छे से देखो। टेंसेस और एक्टिव पैसिव पार्ट 4 दिया हुआ है। बीइंग वन ऑफ द इंडिविजुअल्स, वन ऑफ द लिखा हुआ है,
प्लूरल नाउन आएगा, और अगर हु आगे आ जाए तो वर्ब भी प्लूरल ही आता है, तो पार्टिसिपेट आएगा। तो उन इंडिविजुअल्स में से एक होना जो पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिटी इवेंट्स में, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सोशल इनिशिएटिव्स में। बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, तो वॉज, जितने लोग इंटरेस्टेड थे इवेंट में वो ज़्यादा थे जितने हमने एंटिसिपेट किए थे। एंटिसिपेट मीन्स एक्सपेक्ट किए थे। अगला, टू थर्ड्स ऑफ द रिसोर्सेज, जब भी कोई फ्रैक्शन दिया हो, परसेंटेज दिया हो, जिस चीज़ का फ्रैक्शन होता है, जिस चीज़ का परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से वर्ब आती है, तो क्या आएगा? हैव। 2/3 हिस्सा एलोकेट किया गया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इट वॉज ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जब भी ओनली लिखा हो, आगे कुछ भी हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो वर्ब सिंगुलर ही है। आंसर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। जब भी ओनली वन हो मतलब इकलौता ही है, एक ही है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। फिर गड़बड़ की आपने नो एरर में। चलो आखिरी सवाल, नॉट ओनली द शेफ बट ऑल्सो द किचन स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हाइजीन। नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा हो तो वर्ब किसके हिसाब से आती है? वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट स्टाफ है, तो स्टाफ के हिसाब से आएगी। स्टाफ, हम स्टाफ को हम एक तरीके से कलेक्टिव नाउन मान सकते हैं, तो अगर हम सबके स्टाफ की बात, मतलब ओवरऑल सब लोगों के साथ एक साथ ही बात कर रहे हैं, स्टाफ को अलग अलग डिवाइड तो नहीं कर रहे, सेग्रीगेट तो नहीं कर रहे, इसका मतलब इसको ओवरऑल वन यूनिट की तरह ही मान रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? द वर्ब इज। सो बट ऑल्सो द स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन हाइजीन। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सभी को? यस, मज़ा आया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। अब नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम धीरे धीरे करके ग्रामर के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा कमांड बनाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन से कोई क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी चलो पढ़ लेंगे। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनको अब हम गहराइयों में पढ़ने वाले हैं। ग्रामर ग्रंथ में मैं आपको ग्रामर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। अगर आप ग्रामर ग्रंथ वाला कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपका फाउंडेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना सेशन का, कैसा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेक श्योर सभी लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दें। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tada.